नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एआई एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। हाल में चुनाव को लेकर इसकी तैयारी जोर शोर से राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में एआई की भागीदारी कितनी अहम होगी, क्या इसके कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं और ये चुनावों को कितना प्रभावित करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। 2014 के चुनाव में भाजपा सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव में काफी बढ़त बना चुकी थी। एक स्ट्रॉन्ग टीम के जरिए भाजपा ने मोदी का कैंपेन शुरू किया और यूपीए के सभी घटक दलों को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद चुनाव दर चुनाव सभी दलों ने आईटी सेल के माध्यम से खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। गांव-गांव तक अब लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है। आम आदमी पार्टी के भी दिल्ली चुनावों में आईटी सेल के जरिए रणनीति बनाई गई। अब लगभग सभी दलों के आईटी सेल काम कर रहे हैं, जो सस्ता प्रचार तंत्र है। आज हर सूचना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। एआई के इस्तेमाल से अब डीप फेक खबरों के माध्यम का इस्तेमाल होगा, जो आगामी चुनावों में एक चुनौती बनकर उभर रहा है और इससे पार पाना कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एआई की प्रगति ने जनता और नीति निर्माताओं की ओर से बहुत सारी सामान्य चिंताएं पैदा की हैं, लेकिन चुनाव के क्षेत्र में एआई के प्रभाव की अपेक्षाकृत कम गहन जांच की गई है, क्योंकि जोखिम बहुत ज्यादा है। दरअसल एआई कई वर्षों से गैर मौजूद लोगों की फोटो गुणवत्ता वाली डीप फेक प्रोफाइल तस्वीरों को संश्लेषित करने में सक्षम है। ये तकनीक इतनी आगे बढ़ी है जहाँ उपयोगकर्ता एक साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ लगभग किसी भी चीज की जीवंत छवियां बना सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग अब बहुत कम या बिना लागत के कुछ ही सेकंड में स्क्रैच से विश्वसनीय चित्र बना सकते हैं। डीप फेक ऑडियो ने भी इसी तरह बहुत बड़ी प्रगति की है और अब बहुत कम प्रशिक्षण डेटा के साथ किसी व्यक्ति की आवाज को क्लोन कर सकता है, जो एक बड़ी चिंता पैदा करता है। चुनाव विशेष रूप से एआई संचालित गलत सूचनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। जनरेटिव एआई उपकरण सबसे प्रभावी होते हैं जब वे ऐसी सामग्री तैयार करते हैं जो उनके प्रशिक्षण डेटाबेस में मौजूद सामग्री से कुछ हद तक मिलती जुलती हो। वर्तमान जनरेटिव एआई उपकरणों के प्रशिक्षण डेटा में पिछले चुनावों की बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं, जो उन्हें भविष्य के चुनावों में गलत सूचनाओं के लिए संभावित टाइम बम बनाती है। इससे वोटिंग मशीनों और मेल वोटिंग की सुरक्षा के बारे में मुख्य धोखे शामिल हैं। चुनावों में एआई की चुनौती केवल गलत सूचना या जानबूझकर की गई शरारत तक ही सीमित नहीं है। कई चुनाव कार्यालय मतदाता पंजीकरण डेटाबेस को बनाए रखने, अन्य कार्यों के अलावा मेल बैलेट हस्ताक्षरों को सत्यापित करने के लिए एल्गोरिदम सिस्टम का उपयोग करते हैं। इन सवालों पर मानवीय निर्णयों की तरह एल्गोरिदमिक निर्णय लेने से नस्लीय और अन्य प्रकार के पूर्वाग्रह की संभावना होती है। मतदाता शिक्षा में सहायता के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करने में कुछ अधिकारियों की रुचि बढ़ रही है, जिससे प्रक्रियाओं को गति देने के अवसर पैदा होते हैं। लेकिन गलत और असमान मतदाता आउटरीच के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा होते हैं। विभिन्न प्रकार के एआई उपकरण भविष्य के चुनावों में अलग अलग पद चिन्ह छोड़ेंगे, जो असंख्य तरीकों से लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे। डीप फेक इमेज, ऑडियो और वीडियो फर्जी घोटालों या कृत्रिम गड़बड़ियों के इर्द गिर्द वायरल क्षणों में वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं, जो चुनाव के समय देश की नागरिक बातचीत को और भी विकृत कर सकते हैं। लाखों पोस्ट के साथ ऑनलाइन स्पेस को सीडिंग करके दुर्भावनापूर्ण अभिनेता राजनीतिक सहमति का भ्रम या बेईमान चुनाव कथाओं में व्यापक विश्वास की झूठी धारणा बनाने के लिए भाषा मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। प्रभाव अभियान मतदाता विशेषताओं के आधार पर बातचीत को अनुकूलित करने के लिए अनुरूपित चैटबॉट तैनात कर सकते हैं। उनके प्रेरक प्रभाव को बढ़ाने के लिए वास्तविक समय में हेरफेर रणनीति को अपना सकते हैं और वे नकली मतदाताओं से भ्रामक टिप्पणियों की लहर को चुनाव कार्यालयों में भेजने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। चैटबॉट और डीप फेक ऑडियो फिशिंग प्रयासों के माध्यम से चुनाव प्रणालियों के लिए खतरों को भी बढ़ा सकते हैं, जो व्यक्तिगत, विश्वसनीय और संभवतः अतीत में हमने जो देखा है उससे अधिक प्रभावी हैं। दुनिया भर में राजनीतिक बातचीत को विकृत करने के लिए एआई की क्षमता को देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। देश और विदेश से कई ऐसी मीम्स आई जो चर्चा में रही। मनोरंजन तक तो ठीक है, लेकिन किसी का फोटो लगाकर कोई भी मीम्स वायरल करना और उसका जस्टिफिकेशन देना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। एआई उपकरण बड़े पैमाने पर गलत सूचना अभियानों की प्रेरक शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। प्राप्तकर्ताओं के सूचना वातावरण के साथ झूठ को बेहतर ढंग से मिलाकर और मतदाताओं की नस्लीय, धार्मिक और राजनीतिक पहचान का
सामूहिक रूप से शोषण करके इसके लिए सटीक चुनाव जानकारी पर भरोसा करना होगा। उदाहरण के लिए गैबॉन के राष्ट्रपति ने 2018 में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए कई महीनों के लिए विदेश यात्रा की। घर पर उनकी लंबी अनुपस्थिति ने भ्रम पैदा किया और षड्यंत्रों को बढ़ावा दिया। जब गैबॉन सरकार ने राष्ट्रपति के जीवित होने का प्रमाण देने के लिए एक वीडियो जारी किया तो विरोधियों ने दावा किया कि ये एक डिजिटल जालसाजी थी। भले ही वीडियो प्रमाणिक था, लेकिन वास्तविक नकली बनाने की क्षमता ने दावे को विश्वसनीय बना दिया और भ्रम को बढ़ावा दिया। इसे झूठ का लाभांश के रूप में जाना जाता है। जनरेटिव एआई का मात्र अस्तित्व अविश्वास का माहौल बनाता है और लाभांश नाटकीय रूप से बढ़ सकता है। एआई से लोकतंत्र को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए अंतर एजेंसी प्रयास की आवश्यकता होगी। वहीं कार्यकारी शाखा को चुनावों में एआई मुद्दों के शासन का समन्वय करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी को नामित करना चाहिए। गलत सूचना के मोर्चे पर साइबर सुरक्षा और अवसंरचना सुरक्षा एजेंसी को चुनाव कार्यालयों को गलत सूचना अभियानों से निपटने में मदद करने के लिए संसाधन बनाने और साझा करने चाहिए, जो चुनाव प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए डीप फेक टूल और भाषा मॉडल का फायदा उठाते हैं। राजनीतिक अभियानों द्वारा एआई के दुरुपयोग के जोखिम को कम करने के लिए संघीय चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसकी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशन की आवश्यकताओं में संघीय कानून के तहत वर्तमान में अनुमत ऑनलाइन संचार की पूरी श्रृंखला शामिल हो। इसमें ये सुनिश्चित करना शामिल है कि इसके नियम भुगतान किए गए प्रभावशाली लोगों से राजनीतिक संचार को कवर करते हैं, जो एआई जनरेटेड सामग्री का प्रसार कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का धमाल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी बखूबी दिखेगा। इसे लेकर लगभग सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अभी से वॉर रूम को विकसित करने की योजना बन रही है। इसमें ये चर्चा भी हो रही है कि दिन प्रतिदिन राजनीतिक पार्टियों के विचारों को एआई के अलग अलग सेक्शन का उपयोग कर कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरह और क्या किया जाए जिससे आम मतदाता का रुझान राजनीतिक दल की तरफ हो जाए। ऐसे में वॉर रूम सुसज्जित किए जा रहे हैं। इनको संभालने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने बेहतर प्रोफेशनल्स की तैनाती की है, वहीं कुछ राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में एआई कितना असरदार होगा और अपनी चुनौतियों से कितना पार पा पाएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो चुनावी चुनौतियां जो हैं वो अपार हैं और एआई कितना असरदार होगा ये तो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये कितना इलेक्शंस को प्रभावित कर सकता है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर देखिए, कहते हैं ना, सकारात्मक सोच यदि होगी कि एआई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा आगे हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन हमें इलेक्शन से जोड़कर इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये कितना नुकसानदायक भी हो सकता है। प्रेजेंट में जिस तरीके की मीम्स और तमाम चीज़ें आती हैं, डीप फेक ऑडियो वीडियो की जो बात आती है लगातार इलेक्शंस में, पहली बार नहीं है, पहले भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। ये कहीं ना कहीं आपकी छवि को बनाएंगे, तो वो एक, क्योंकि मतदाता तक पहुंचाना है आपको, किस माध्यम से अपनी चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, वो क्या एक छाप छोड़ता है, ये बहुत प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एचएन उपाध्याय। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी पूजा मिश्रा। पूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोकर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे साइबर एक्सपर्ट हैं रोहित जैन। रोहित जी, आपका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रोहित जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम, जी आवाज आ रही है मुझे। हाँ रोहित जी, देखिए, इलेक्शन है और इलेक्शन को ही थोड़ा सा हमने ज्यादा फोकस करके एआई को लिया है। हालांकि पहली बार नहीं हो रहा है कि इलेक्शन में एआई आ जाएगा और तमाम चीजें, पहले भी मीम्स बनी हैं, वीडियोस बने हैं, तमाम चीजें और लगातार चल ही रही हैं। लेकिन मकसद ये होता है कि आप अपना एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं मतदाताओं में, अपनी हर चीजों को लेके, लीडर्स से रिलेटेड, आप अपनी योजनाओं से रिलेटेड। लेकिन जो एक डीप फेक वाली चीज है, जो एक डीप फेक में जो ऑडियो की बात है, ये बहुत प्रभावित कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो यदि हम इलेक्शन से जोड़ के ये समझें कि एआई की टेक्नोलॉजी को यदि इलेक्शन में लाया जा रहा है, ये कितना ज्यादा प्रभावित कर सकती है?
बिल्कुल, एआई टेक्नोलॉजी हमारे इलेक्शन को प्रभावित कर सकती है, इसमें कोई भी दुराशा नहीं है। हम कह सकते हैं, कोई आशंका ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि एआई टेक्नोलॉजी जो है, वो हमारे इलेक्शंस को और आने वाले जितने भी चुनाव हैं, उनको प्रभावित करेगी। एआई को क्रिएटिव आइडिया पे काम करता है, जिस कारण से उसके अंदर जो डाटा है वो रेगुलर जनरेट होता है और एआई उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उस डाटा पे काम करता है जो डाटा उसमें फीड किया जाता है। अब ऐसे में जो डाटा मैनिपुलेटेड डाटा है या फैब्रिकेटेड डाटा है या जो ऐसा डाटा है जो प्राइवेसी से कंसर्न है, हमारे यहाँ आम जनता की, आम लोगों की प्राइवेसी से कंसर्न है, जो किसी मतदाता को एक फेक या हम कहें एक मैनिपुलेटेड चीजें उसका तक कन्वर्ट कर कर वो उसको पहुंचा सकता है, ऐसे में वो डाटा डेफिनेटली हमारे इलेक्शन को प्रभावित करेगा और आने वाले समय पे हो सकता है कि उसके दुष्परिणाम हमें कहीं ज्यादा देखने को और भी मिलेंगे। ठीक है रोहित जी, वापस आऊंगी। अनिल जी जुड़े हैं हमारे साथ। अनिल जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं एआई इलेक्शन से संबंधित जो हम इस चर्चा में बैठे हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये तो 2014 क्या लगातार ये चीजें चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई एक दल है जो कर रहा हो, लगातार सब लोग हैं और बिहार में भी इसको लेके हर राजनीतिक दल पूरी तैयारी में है। तो लेकिन एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं अनिल जी कि इसके दुष्प्रभाव भी बहुत हैं, दुष्परिणाम भी बहुत हैं, बहुत इफेक्टिव ये इलेक्शन को करेगा। तो फिर इतना ज्यादा इसको क्यों प्रचारित कर रहे हैं? ताकि जी जो भी नया काम शुरू होता है उस पर लोगों को संशय होता है। आगे बढ़ता भारत, जब हमको तेजी से आगे बढ़ना है तो हमें नई नई चीज को स्वीकार भी करना पड़ेगा, नए नए काम को करके देखना भी पड़ेगा और उनके लाभों का हमें फायदा भी उठाना पड़ेगा। हम अगर 19वीं सदी में जिएंगे, हम बिल्कुल पिछली तरफ जाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जहां तक कमियों का सवाल है, तो पहले बेल्ट पेपर पर चुनाव होता था, पेटियां लोग चुरा के ले जाते थे, उड़ा के ले जाते थे, बेल्ट पेपर जबरदस्ती छीन ली जाते थे, जबरदस्ती मोहर लगा दी जाती थी। अगर हम कमियों की बात देखें तो हर चीज में कमी निकाली जा सकती, लेकिन अपने को आगे बढ़ना है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आगे चलना है, तो इसमें बिना बातों का संशय करना और चीजों पर डाउट करना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? सही मायनों में हमको ये देखना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, हम कैसे डेवलप करें। एक तरफ हम आर्थिक शक्ति के रूप में चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ जो हमारी सरकार है, कुछ भी काम हो रहे हैं उन सब पर संशय कर रहे हैं। आप एक बात बताएं कि चंद्रयान भी तो हम गए हैं ना, गगनयान में भी तो हमने गए हैं ना जी। हम हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, हमें ये देखना पड़ेगा, जहां पे हमारे देश में यदि बिल्कुल पारदर्शिता से इलेक्शन की प्रोसेस को माना जाता है, वो होती है बैलेट पेपर, जिसकी मांग होती आई है। समझिएगा मेरे प्रश्न को। उसके बाद ईवीएम पर सवाल हो गए, थोड़े टाइम बाद वीवीपैट भी आ गया, हर इलेक्शन में इस पर सवाल उठते हैं। तो एआई के माध्यम से यदि हम इसको इंक्लूड करेंगे, मोबाइल के जरिए वोटिंग होने लगेगी, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हैं, ये भी तो हैक हो सकती हैं, इनमें भी तो छेड़छाड़ हो सकती है। तो हम क्यों इनको प्रमोट करते हैं? नहीं, आप मुझे ये बताओ कि घरों के अंदर ताले भी टूट जाते हैं, चोरी भी हो जाती है, तो क्या ताले लगाने बंद कर दिए जाते हैं क्या? आप इसका मेरा मतलब क्या है कि हम इतनी शंकाओं में रह करके, तो फिर मैंने पहले बात रिपीट अभी कह रहा हूं कि ईवीएम पर कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। अब कांग्रेस जहां जीतती है वहां ईवीएम पे कोई प्रश्न नहीं, जहां हारती है वहां ईवीएम पे प्रश्न। तो कुल मिलाकर के जो भी विकास के काम होते हैं, जो लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, वो उसके ऊपर प्रश्न लगाना शुरू कर देते हैं। यदि हार का डर पहले उनको सताने लगता है, तो हार के लिए अपनी कमी ना ढूंढ करके कभी एआई की कमी ढूंढेंगे, कभी ईवीएम की कमी ढूंढेंगे, कभी चुनाव आयोग की कमी ढूंढेंगे। हर एक पर कमी निकाल करने का एक राजनीतिक दलों ने आज अपना एजेंडा बनाया हुआ है। उनका ये नहीं है कि हम कम से कम क्षेत्र में जाएं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हों, लोगों के काम करवाएं, लोगों को अपना मन जीते और अपना चुनाव जीते। जहां तक मोबाइल से वोट करने का सवाल है, अगर कोई व्यक्ति आज जो वृद्ध व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, अगर उसका वोट घर से, अनिल जी आवाज नहीं आ रही आपकी, बात सामने आएगी, तभी हम निश्चित तौर पर
किसी बात को वेरीफाई कर पाएंगे। लेकिन आप ये अगर कहीं भी डाउट है तो उस पॉइंटों को ही ना रखना चाहिए कि हमें यहाँ पर डाउट है, उसको चुनाव आयोग के सामने भी रखें, जहां पर जो संबंधित पक्ष है वहां भी रखें, और उसके ऊपर अपने आप एक्शन होगा। लेकिन आप बिना बातों शक जाहिर करके आप देश का विकास रोकना चाहते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है। मेरा तो ये कहना है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, समय बचाने के लिए जो भी नई नई चीजें हैं उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यदि इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट कराना है तो अनिल जी, सवाल उठाना मकसद नहीं था। हम एक ऐसे विषय पे बैठे हैं कि यदि आने वाले समय में ये बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होता है, क्योंकि बिहार में तो इसी के तरीके से पूरे राजनीतिक दल जो है तैयारी में है, तो कल फिर ये भी बात आएगी वोट कहाँ गया, कैसा हुआ, हैंग हो गया था फोन, वोट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो हम इसलिए उस मकसद पे बात कर रहे हैं कि कितना ये हमको इफेक्ट कर सकता है आने वाले समय में। एचएन उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी जी। हाँ, एचएन उपाध्याय जी, सही होगी। एचएन उपाध्याय जी, क्या पसंद आ रहा जी। है? एआई का जी। जिस तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है, इलेक्शन प्रोसेस में जोड़ा जा रहा है, कितना सकारात्मक इसको देख रहे हैं? देखिए राखी जी, पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके हेड और आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि तमाम राजनीतिक मुद्दों को बीच में जो इस लोकतंत्र को, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के तकनीकी पहलू हैं, उसको भी आप अपने डिबेट में, चर्चा में लेकर आती हैं। काफी बार देखा गया है कि राजनीतिक मुद्दों से हटकर अन्य समसामयिक मुद्दों पर आप चर्चा करवाती हैं। इसके लिए आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। धन्यवाद। राखी जी, जैसा कि हमारे अनिल गोयल जी कह रहे थे, ठीक है, विज्ञान और तकनीकी का विकास होना चाहिए, होता भी है आगे, लेकिन इन सब में मशीनी जो कमियां होती है, वो जैसा कि आपने कहा भी, संभावना रहती है। इसीलिए विपक्षी दल हालांकि ये भी मांग करते रहे 2009 में, इनके चाहे शीर्ष नेता आडवाणी जी रहे हों और महाराष्ट्र के थे सब लोग, कि नहीं नहीं, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो देश के साथ हम ईवीएम पर नहीं प्रश्न लगा रहे हैं। ईवीएम को संचालित करने वाली संस्था या जो हमारे यहाँ चुनाव करवाती है, चुनाव आयोग, उसकी सोच कैसी है? वो पारदर्शी ढंग से चुनाव कराना चाहता है या सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा हो, या अपने लिए और कुछ चाह रहा हो भविष्य में? तब यहाँ पर दिक्कत आती है। अब देखिए अनिल जी, जब मनुष्यकृत रूप में झूठ बोल रहे हैं, देखिए हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, इसमें हमको गर्व का अनुभव होगा। लगातार हम आजादी के बाद से लगातार आत्मनिर्भर हुए, फिर जो है विदेशी लोगों को अपनी तकनीक को निर्यात किया, और ये कह रहे हैं हमारी देश की अर्थव्यवस्था चौथी है, जबकि यूएन में विभिन्न यूएन के स्पेसिस्ट ने अभी पांचवी पर ही कहा है, अभी जापान हमसे बड़ी है, जबकि ये संभावना है कि हो सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री भी यही बात कह रहे थे। तो जब व्यक्ति इस तरह से झूठ बोल रहा है तो एआई तो बहुत बड़ा हथियार हो सकता है इस झूठ का प्रचार करने के लिए, झूठी सामग्री को जनता के अंतः मन तक पहुंचाने के लिए। देखिए 2014 के बाद से 2014 में भी जिस तरह से हमारे शीर्ष नेताओं के ऑडियो को, वीडियो को दुरुपयोग करके जनता तक पहुंचाने का कार्य किया गया हो, चाहे सोनिया जी से संबंधित हो, चाहे राहुल जी से संबंधित हो। एक मीन्स था आलू से सोना, सोना से आलू बनाने वाला, वो मोदी जी ने कहा था, उसको काट कर थोड़ा वही प्रचारित कर दीजिए हमारे राहुल जी की छवि खराब करने के लिए। ये लोग काफी उसमें सफल भी हुए, जनता इसको मान भी गई, क्योंकि हमारी देश की जनता में उतना शिक्षा का प्रचार नहीं है। वो भी एआई जैसे चीजों को समझना तो बहुत कठिन हो जाएगा, तो जो प्रस्तुत की जाती है उसी को समझ जाते हैं। आप देख ही रही होंगी तमाम मीम्स आज बन रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो जो हमारी प्राइवेसी को जो है भंग कर रही है, जो नहीं करना चाहिए, लोग सोशल मीडिया आज पर चला रहे हैं। उस समय तो और संवेदनशीलता बढ़ जाती है जब मीडिया भी एक पक्षी हो जाए ज्यादातर, उसमें आप नहीं है, आपका चैनल नहीं है, आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया देखिए, जैसे ही एक उदाहरण बता रहे हैं, थोड़ा विषय से 1 मिनट के लिए हट रहे हैं, कि भारत पाकिस्तान का जो चल रहा था संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर का मामला,
अपने हमारे सैनिक चूंकि अनुशासित रहने वाले हैं, विश्व में जाने जाते हैं, वो सरकार के खिलाफ कभी बोलते नहीं है। चाहे सीडीएस चौहान जी हो, सिंगापुर में जाकर बात कहते हैं, एक शिव कुमार जी कैप्टन जो है वहां जाकर बात कहते हैं, तो ये बात कह रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं अरे नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और उसको भी कह रहे हैं ये कहा उन्होंने कहा, तो ऐसे झुठला देते हैं। जब झूठों का साम्राज्य चल रहा हो और भारतीय जनता पार्टी इसमें जो है बहुत ही मजबूत है झूठ का प्रचार करने के लिए, इनका तो यही उद्देश्य है कि झूठ को बार बार इतना बार झूठ बोलो को सत्य दिखने लगे। ठीक है। तो AI का दुरुपयोग निश्चित रूप से हमारी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, हमारी विश्वसनीयता और वैधता को निश्चित रूप से भ्रमित कर सकती है और रास्ते से भटका सकती है। इसके लिए सरकार को बहुत ही संवेदनशील ढंग से इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। जी ठीक है। पूजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी, मैं सिर्फ एक बात अगर इजाजत दो तो सिर्फ एक क्वेश्चन करना है भाई साहब से। हाँ, पर उसका आंसर फिर मैं बाद में लूंगी सर, आप अपना सवाल कर लीजिए। सिर्फ ये है कि ये जो कह रहे कि भाजपा झूठ बोलती है, कांग्रेस ने कितने मतलब 50 साल से ये कह रही कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ। क्या आज तक कांग्रेस जहां पर उसकी सरकारें हैं या इससे पहले केंद्र में सरकार थी, उसने गरीबी हटाई? जो गरीबी हटाओगे यानी झूठ बोलने का रिकॉर्ड, झूठे आश्वासन देने का रिकॉर्ड है, वो सिर्फ कांग्रेस के पास है। ठीक है, इसका आंसर बाद में लूंगी, हालांकि इस विषय से थोड़ा हटकर है। ठीक है उपाध्याय जी, रुकिए ना, विषय थोड़ा सा विषय से हटकर है और आप भी थोड़ा सा, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था विषय से हट रहा हूं, इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया। पूजा जी अनम्यूट करिएगा। मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैम, सबसे पहले तो बिहार इलेक्शन में जितने दल हैं लगभग सब लोग इस टेक्नोलॉजी का बड़े जोर शोर से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया को हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कि जो भी अपना मैसेज पहुंचाना है लोगों के बीच में, ये सबसे आसान तरीका हो गया है। अब इसे सकारात्मक प्रचार तंत्र कह लीजिए या नकारात्मक कह लीजिए, लेकिन लोगों तक अपनी चीज़ को कैसे पहुंचाना, और बहुत हद तक सफल भी होते हैं। तो समाजवादी पार्टी इसे किस तरीके से लेती? राखी जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जब आपके चैनल की तरफ से कॉल आया था तो मैंने तभी गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भी बोला था कि आप बड़ा डिफरेंट टॉपिक चूज किए हुए, क्योंकि बहुत समय से सिर्फ और सिर्फ कम्युनल एंगल चल रहा है, पोलराइजेशन चल रहा है। पोलराइजेशन से हटके टॉपिक है तो बात भी हटके की जाती है। हटके बात क्या राखी जी, आप अगर AI को लेकर के आ रहे हैं, कहाँ लेकर के आ रहे हैं? चुनाव में लेकर के आ रहे हैं, जिससे किसी स्टेट की दशा और दिशा आप तय करेंगे। आपने कितने स्कूलों में डिजिटलाइजेशन किया हुआ है? आपने कितने लोगों को ट्रेन किया हुआ है? आज भी आपको पता है राखी जी, मैं मेरी माता को कहती हूँ कि मम्मी ये AI है, ये सही नहीं है। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि फल से आदमी नहीं बनता है। आप समझ रहे हैं कि हमने जो है जनता को बताया नहीं है कि AI कितना खतरनाक है। उसके फायदे तो सबको पता ही है, एट द सेम टाइम जो है जितने AI के फायदे हैं उससे कहीं गुना उसके। मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। राखी जी, अगर आप उसको चुनाव में लेकर के आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को जैसे एक आचार संहिता लागू होती है, चुनाव को लेकर के गाइडलाइन जारी होती है, वैसे AI को लेकर भी एक बैठक करके एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट गलत कहाँ कहाँ पड़ सकता है। अगर कोई चीज AI जनरेटेड है तो आपको उसको टैग करना पड़ेगा कि ये AI जनरेटेड है, ताकि जो पहली बात तो फिर भी बहुत ग्रामीण के जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको फिर भी ये समझ पाना कि ये AI जनरेटेड है, इसका आशय क्या निकल के आता है, बड़ी मुश्किल बात होगी। पहले तो आप उनको ट्रेन ही नहीं किए हुए। आपने जो AI को ना तो स्कूल में इंट्रोड्यूस किया ना कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया, कहीं इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ, सीधा प्रोडक्शन हो रहा है। विदाउट इंट्रोडक्शन आप जाकर के उसको कैसे काम करेंगे? जैसे होता नहीं कि ऑनलाइन अपने कंप्यूटर चलाया नहीं और एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन हो गया। जब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो छात्र पूरे सड़क पर आ गए थे। आप सोचिए वो ऑनलाइन एग्जाम से इतना खौफजदा हो गए थे, वो भी जो है 12th पास करके आ रहे थे, उनको एंट्रेंस एग्जाम देना था, वो एजुकेटेड थे। तो आप अभी इमेजिन करिए कि हम चुनाव में बात कर रहे हैं AI का इस्तेमाल, तो उसको AI के बारे में जानना भी तो पड़ेगा। पहले तो मुझे लगता है कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ेगी कि लोगों को पता चले कि जो आपको लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है वो AI से है। और जिन लोग भी AI से कुछ भी चीजें बना रहे हैं, आपको पता नहीं होगा राखी जी, डॉक्टर्ड वीडियोस की वजह से कई सारी छात्राओं ने, महिलाओं ने आत्महत्या की है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आया कि ये उनकी गलती नहीं है। अगर उनके डॉक्टर वीडियो करके जो है वायरल कर दिए गए हैं, बाहर पिक्चर्स बना दिए गए हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली घबराहट में। क्यों कर ली? क्योंकि हमने उनको बताया ही नहीं।
कि एआई जैसी चीज होती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि वो उसके आगे बढ़ सके। आप बिना सोचिए, वो बड़ी तैयारी चल रही है, मैं नहीं मानती ऐसी किसी तैयारी को जो बिना बताए हुए आपको, बिना तैराना सिखाए हुए आपको उतार दिया जाए समंदर में। ये अच्छा उसी पूजा तरीके जी, की बात हो मोबाइल से जाएगी। वोटिंग को कैसे और देखती इलेक्शन हैं? कमीशन, मोबाइल से वोटिंग को कैसे देखती हैं? आप खुद बताइए, मोबाइल से सोचिए, अगर कंप्यूटर से भी होता है, आप लास्ट मोमेंट में वोटिंग कब होगी? अगर जो है वोटिंग करने का समय होगा ना, अगर उस समय नेटवर्क नहीं पहुंचा, आपको पता ही होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में, बिहार तो और पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में जब जो है था कि आपको थंब लगा करके एंट्री करनी है, आपको जो डिजिटल एंट्री करनी है, तो जो शिक्षक जा रहे थे जो वहां पे, उनका जो आ रहा था उनको नेट ही नहीं मिल रहा था। नेट उनको 3 किलोमीटर दूर मिल रहा है, वहां स्कूल में जाकर के नहीं मिल रहा है, तो नेट की इशू कौन सॉल्व करेगा? क्या आप कोई सेंटर बनाएंगे, वो किसी सेंटर पे आकर के ही मोबाइल से वोट करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह पे पूरा फुल स्पीड के साथ में नेट अवेलेबिलिटी कराएंगे। ये पॉसिबल आपको लगता है क्या शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कि आप सब जगह पे जाकर के लगा देंगे? तो आपको क्या आप सेंटर बनाना पड़ेगा, तो सेंटर तो पहले से बने हुए हैं। आप ईवीएम पे जो है वोटिंग करा ही रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईवीएम पे भी प्रश्न उठाते हैं। भाई रविशंकर प्रसाद, इन्होंने क्या लिखा होता है किताब आप ही के पार्टी की था, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्शन वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और आपके जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी 2009 में उन्होंने न जाने कितनी बार इस पे ईवीएम पे प्रश्न उठाए हुए थे। और तो और राखी जी, इलेक्शन कमीशन बार बार कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप आकर के ईवीएम को हैक करके दिखाए। क्या बोला? आप आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए, पर उसको टच नहीं करेंगे, उसको ऑन नहीं करेंगे, उसको चिप को नहीं छुएंगे। तो ये तो वही बात हो जाएगी ना कि चोर कहता है कि आके मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, पर आप तिजोरी नहीं खोलेंगे। तो ये एआई तो और खतरनाक हो रहा है। मुझे लगता है कि इसको भी इलेक्शन कमीशन को लुकआउट करना पड़ेगा, उन्हें गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी कि एआई जनरेटेड या एआई कोई भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसको आपको बताना पड़ेगा एआई है, अदरवाइज जो है उनके ऊपर भी केसेस बनेंगे अगर किस तरह के फेक चीजें निकल करके आती है। और इलेक्शन कमीशन की क्या बात की जाए, रातों रातों ठीक है। कह दिया गया कि अब महज 15 दिन जो है रखे जाएंगे वीडियोस और डाटा, अगर उसके बाद भी अगर आपको चाहिए होंगे तो नहीं मिलेंगे। जो पहले 3 महीने से लेकर के साल भर होते थे, तो फिर आप परेशान रह जाइए। कैसी पारदर्शिता, समय के साथ में पारदर्शिता बढ़नी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यहाँ पे पारदर्शिता घटती चली जा रही है और थ्रेट टू द डेमोक्रेसी इंक्रीज होता जा रहा है। राखी जी, मुझे ठीक है। लगता है कि बिना एआई के ट्रेनिंग के, बिना एआई के इन्फॉर्मेशन दिए हुए एआई का इस्तेमाल गलत होगा, कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा उसमें। ठीक है अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी बोलिए। हाँ अरविंद जी, चुनौतियां अपार हैं, चुनावी चुनौतियां हैं, और एआई कितना असरदार है? ये एआई की एंट्री इलेक्शन से जोड़ के बड़ी एआई तो अपने आप में बड़ा सकारात्मक पॉजिटिविटी बड़ा लेकर आया है कि हाँ टेक्नोलॉजी है, होना चाहिए, देश बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके माध्यम से जो मीम्स हैं, जो डीप फेक ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, जो और बाकी चीज़ें हैं, मोबाइल से जो वोटिंग की बात हो रही है, इसको कितना सकारात्मक और सार्थक देखते हैं आप? देखिए, मानव के जो जीवन में या किसी भी जो क्षेत्र है, जो मानव का जैसे जीवन अच्छा होता है, उसमें जितनी भी तकनीक का इस्तेमाल होगा, जितनी भी साइंस उसमें तरक्की करेगी वो अच्छा होगा। लेकिन एक चुनाव एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इसमें अगर टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल होगा, उसके साथ साथ उस पर अविश्वास अगर उसको सही तरीके से, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से तमाम शंकाओं को दूर करके ना किया गया तो उस पर अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि फिलहाल अब ईवीएम को लेकर के है, तो इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह तकनीक से इस्तेमाल करने से पहले चुनाव में, खास करके जो मोबाइल वोटिंग की बात की जा रही है, इससे पहले लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि इसमें चीजें ये नहीं हो सकती। देखिए, आप देखिए बैंकिंग जो फ्रॉड होता है, जो रिजर्व बैंक का जो आंकड़ा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो खुद का आंकड़ा है, वो हर साल लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक फ्रॉड होता है, जिसके अंदर से ओटीपी आ गया, चला गया। तो जब बैंकिंग के जो सर्वर हैं वो इतने मजबूत होते हुए भी अगर वो फ्रॉड हो पा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि मोबाइल वोटिंग से या दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले वो टेम्पर प्रूफ हो। देखिए, क्योंकि इसमें अविश्वास इतनी जल्दी पैदा होगा। बाईचांस एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, 15 लाख या 15,000 मोबाइल फोनों का इस्तेमाल हुआ वोटिंग करने के लिए, अगर एक फोन में भी टेम्परिंग निकल गई, एक फोन भी हैक कर लिया गया, तो जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया के जो है उस पर संदेह के बादल खड़े हो जाएंगे, लोगों के मन में अविश्वास हो जाएगा। और लोकतंत्र में इतना ज्यादा अविश्वास होना, खास करके लोगों पे कि जो चुने हैं ये इनके प्रतिनिधि वास्तव है या नहीं है, या जिनको हमने वोट दिया था उन तक पहुंचा नहीं पहुंचा,
इस तरह का अविश्वास बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल आदमी की सुविधा के लिए, उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसकी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि ऐसा होना चाहिए कि एक पक्ष को ये लगने लगे कि तकनीक का इस्तेमाल उनको नुकसान पहुंचाने के लिए या दूसरा पक्ष एक अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए करने जा रहा है। देखिए, भारत की जो अभी स्थिति है, मैं आपको बताऊं, जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, जो कोई विभाग जो देता है, वो स्टैम्प विभाग, राजस्व विभाग देता है। राजस्व विभाग के जो सब रजिस्ट्रार के जो ऑफिस है, रेवेन्यू ऑफिस है, जहाँ रजिस्ट्री होती है, जहाँ मतलब कि आदमी एक प्रॉपर्टी अगर खरीदता है, 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उस पर कम से कम जो है 5-6 लाख रुपए की वहां सरकार को पैसे देता है। वहां के सर्वर लगातार डाउन रहते हैं, वहां की जो स्थिति है, वहां के जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो डाउन रहते हैं। तो जहां स्थिति, जहां सरकार को पैसा मिल रहा है, तो वहां की अगर स्थिति ये है, तो जहां सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, पैसा तो सरकार का ही है, हमारा ही है, तो वहां ही सरकार को निश्चित तौर सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के संदेह के बादल खड़े ना हो जाए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, 10,000 फोनों का इस्तेमाल हुआ, एक फोन में भी अगर कहीं गड़बड़ाहट हो गई उसके अंदर, कि वो कहते कोई आदमी दावा कर दे या कर दे कि मेरा तो फोन था ही नहीं है, डीप फेक के जरिए लॉक खुल गया, किसी ने करा दिया, क्योंकि जो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर एक लॉक होके आ गई है कि एक वोटिंग एक बार होगी। अब डीप फेक है, किसी ने फोन ले लिया, इससे जो पारदर्शिता है ना, इस पर निश्चित तौर पे संदेह के बादल आएंगे। और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले विपक्ष के जितने भी सवाल है, भले ही वो सवाल हो उनको लगते हो गैर वाजिब लगते हो, बेकार के लगते हो, लेकिन चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए हर तरह के सवाल का जवाब दिया जाए, हर तरह की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, उसके बाद तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तकनीक कोई बुरी चीज नहीं, तकनीक को जितनी ज्यादा उन्नत होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल किसी एक पक्ष को अगर ये लगे कि भी उस दूसरा पक्ष उसके लिए उसका अनड्यू एडवांटेज उठा रहा है क्योंकि सरकार में है और हमें नुकसान है, तो ऐसा संदेह के बाद लोकतंत्र कमजोर होगा और समाज के अंदर जो आपस में जो घृणा है, समाज के अंदर जो बिखराव है, वो भी तेज होगा इसमें। तो तकनीक का इस्तेमाल हो, लेकिन सावधानी के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, तमाम शंकाओं, समाधानों, सवालों के जवाब देने के साथ हो। बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक बात है यहाँ पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो टेक्नोलॉजी का सब वेलकम करते हैं हमेशा। एआई जब आया तो एआई को लेके भी, इसको बढ़ाने को लेके सब इसका वेलकम करते हैं, लेकिन हमें इलेक्शन प्रोसेस में इसलिए थोड़ा सा इस चर्चा को गंभीर रूप से लेना पड़ता है क्योंकि आजकल डेटा को लेके कितनी चीजें हैं। हम लगातार देखते हैं, कोई भी इलेक्शन होता है, लगातार विपक्ष मतदाता सूची को लेकर, नाम जुड़ाने और घटाने को लेकर, फर्जी वोटर्स को लेकर ऑलरेडी इतनी फजीहत हो गई है और इतने ज्यादा विवाद चल रहे हैं। उसके बाद मोबाइल के थ्रू वोटिंग करा लेंगे, उसके बाद ईवीएम जाते हैं, वही खराब हो जाती हैं, वही आती हैं, तो इतना वोटिंग प्रभावित होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी का वेलकम करो, लेकिन इसकी पूरी प्रोसेस को यदि समझें तो ये इतना आसान नहीं है। तो इसके जो भी दुष्परिणाम हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए राखी, पहले तो हम ये मान के चलें कि ये दुष्परिणाम की तरफ थोड़ा कम सोचें। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, देखिए जहाँ तक विज्ञान है, विज्ञान का काम ही है कि प्रगतिशील हो, पूरा कोई राष्ट्र हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। लेकिन एक जो आज का जो सबसे बड़ा विषय है कि ये चुनौतियाँ कितनी हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो चुनाव आयोग को लेकर के है। भाई, चुनाव आयोग को इसमें काफ़ी मजबूती से सामने आना पड़ेगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी को लाना पड़ेगा। एआई का इस्तेमाल, जैसे डीप फेक की आप बात कर रही हैं, एआई से जो इमेजेज बना दिए जा रहे हैं, फ़ोटोज़ बना दिए जा रहे हैं। सवाल होता है कि चुनाव के अंदर सभी दल, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या जितने भी दल हैं, अक्सर क्या होता है कि बिना इमेज या बिना प्रोपोगेंडा और तमाम चीज़ों का एक बहुत बड़ा हथियार है जो चुनाव में लेके जाते हैं। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, विपक्ष उनकी उपलब्धियों का उनके द्वारा जो भी उपलब्धियां नहीं गिनाने वाला काम करती है। लेकिन अब ये जो अभी पिछले 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि जब व्हाट्सएप, आप जो है फेसबुक, इसके बाद जो यूट्यूब, इंस्टा, तमाम चीज़ों पर आपने देखा होगा और पूरी बाढ़ आ गई है। बहुत सारी ऐसी जो पिक्चर एआई जनरेटेड आ रही हैं, जिसको देख करके एक शंका लोगों के मन में होगी। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जब चुनाव प्रचार होंगे और विभिन्न राजनीतिक दल, हमको लगता है कि 2014 की स्थितियाँ अलग थी। 2014 में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित प्रचार किया, जिसमें आप समझिए कि इसका जो है सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल हुआ। बाकायदे उन लोगों ने आईटी सेल बना रखा था। आज भी अब सभी दलों ने लगभग आईटी सेल बना रखा है और उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, कोई भी ऐसा गांव नहीं जहां लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो लोग उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए अगला चुनाव होने वाला है
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के सरकार कोई अभी तक पॉलिसी नहीं बना पाई, उसको पहले पॉलिसी बनानी पड़ेगी। चुनाव आयोग को ये देखना होगा कि किस तरह के जो है भ्रामक जो कंटेंट है वो लोगों के सामने जा रहे हैं, उनको भी वॉच करना होगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इतना मतलब AI बहुत ही एडवांस वर्जन है और वहाँ पर जाने के बाद ऐसा लगेगा कि अगर आप उसको रोक नहीं पाएंगे तो अगले चुनाव में ये निश्चित रूप से है कि किसका कौन सा भ्रामक वीडियो चला गया, किसका इमेज कौन सी चली गई, ये पहचान पाना। और आम मतदाता जो है, काफ़ी लोग जो जानकार हैं हो सकता है कि वो मान लें कि नहीं ये तो AI जनरेटेड है, लेकिन आम मतदाताओं को समझा पाना बड़ा कठिन होगा। तो हमें लगता है कि जो भी चुनाव में जो परिस्थितियाँ आएंगी अगले आने वाले समय में, एक बहुत बड़ा जो है चुनौती है इनके लिए, चुनाव आयोग के लिए भी है और विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती है। तो सवाल ये नहीं है कि भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, हर आदमी कहीं न कहीं उपयोग दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष कर रहा है, तो सभी पक्षों को एक तो समझना पड़ेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी कि इस तरह के कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से न लोगों तक पहुँचाएँ, जनता के बीच में न जाएँ, उनको रोकना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को अगले बार जो वोटिंग होगी और जिस तरह से AI का उपयोग होना शुरू हुआ है तो उस पर बारीक नज़र रखनी होगी। कौन सा कंटेंट है, कहाँ पर है, किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, किस तरह से लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से धर्म के आधार पर धार्मिक एजेंडा लेकर के चुनाव में वोट न मांगा जाए या किसी का जो कैरेक्टर असैसिनेशन न किया जाए उसके आधार पर वोट न मांगा जाए, ये तमाम बहुत सारी आचार संहिता गाइडलाइन है जिसको चुनाव आयोग फॉलो करता है। लेकिन ऐसे समय में ये इतना ईजी है मतलब ये टूल कि कोई भी आदमी किसी की भी इमेज को AI के जरिए उसका फ़ोटो कर सकता है, उसमें जो है बहुत सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ सब लगा सकता है और लोगों तक पहुंचा सकता है। तो अब जो है आज का जो वक्त है, आज का जो हिंदुस्तान है, हम मानते हैं हम बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हमें आगे जाना भी चाहिए क्योंकि AI का इस्तेमाल डिफेंस में लगेगा, इंडस्ट्रीज़ में लगेगा, एजुकेशन में है, तमाम चीज़ों में है और वो आना भी चाहिए क्योंकि ये एडवांस वर्जन अगर हम हिंदुस्तान में नहीं आया तो हम दुनिया के दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो कभी हम पीछे रहने का प्रयास न करें, लेकिन इसका जो भारत का लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है और वहाँ लोगों तक इस तरह की जो है भ्रामक चीज़ें पहुँचेंगी तो निश्चित रूप से चुनाव भी प्रभावित होगा और चुनाव आयोग को भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। रोहित जी, एक बार फिर से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इतने सभी लोगों को सुनने के बाद में इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह के जो डीप फेक ऑडियो हैं, वीडियो हैं, जो मीम्स आती हैं, देखिए मैसेज पहुंचाने का जो एक माध्यम है वो कहते हैं ना कि जो जनता देख रही है सोशल मीडिया पर, जब कोई भी चीज़ एकदम से आती है लोग उसको देखते हैं। देखिए पहली बार में तो वो चीज़ चली गई, अब उसके रिएक्शंस कैसे कैसे आते हैं, उसने क्या प्रभाव डाला एक मतदाता के मन में, या जिसने भी उस मीम्स को, उस रील को या डीप फेक वीडियो ऑडियो जो भी देखा, वो बहुत प्रभावित करते हैं। तो इसका जो एक क्राइटेरिया बनाने की बात की जा रही है कि जो इलेक्शन से जोड़ रहे हैं हम, कि इलेक्शन कमीशन इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से नज़र रखे, लेकिन साइबर की दृष्टि से भी तो इसका कोई बात निकल सकती है। जैसे पूजा जी कह रही थी कि कुछ ऐसी चीजें भी आई हैं कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया। देखिए हम तो इलेक्शन में देख रहे हैं कि किसी एक, मान लीजिए किसी की छवि बहुत अच्छी है, उसको लेके कोई ऐसी चीज प्रसारित हो गई या चली गई, उसका जस्टिफिकेशन कैसे करा जाएगा, उसको कैसे आप साबित करोगे, ये और सबसे बड़ा टास्क है। जी बाकी जी, हम देखें कि अभी तक हमारे जितने वक्ताओं ने बात कही, क्योंकि वो एक पार्टी से संबंध रखते हैं तो वो उस एक पहलू से अपने राजनीतिक विचारों के माध्यम से इस बात को अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मैं एज अ साइबर एक्सपर्ट और उसके अलावा एज अ आम नागरिक जो एक वोटर है, उसकी नजर से आपसे अगर बात कहूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि AI का यूज, तो हमें ये बहुत जरूरी है कि जो AI को लेकर के अभी इनिशियल स्टेज में AI है, अगर हम अभी बात करें तो AI का यूज हर व्यक्ति कर, और ऐसे में जो चीजें वो फेस कर रहा है, जो क्रिटिकल चीजें या जो उसके साथ साथ लॉसेस उसे हो रहे हैं, उनको क्या हम हमारे कानूनी तरीके से, हमारे एक्सपर्टाइज के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यमों से क्या हम उसे रिकवर कर पा रहे हैं, क्या उन लॉसेस को हम रिकवर कर पा रहे हैं? तो अगर उन लॉसेस को हम रिकवर कर पा रहे हैं, जैसे कि बात कही कि अगर हम साइबर फ्रॉड की बात करें, बैंक अकाउंट से जो फ्रॉड हो रहे हैं उनकी बात करें, तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बैंक का हाई सिक्योरिटी सिस्टम भी उसे नहीं रोक पा रहा है। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना स्ट्रांग होके इन सब चीजों को रोके। तो अगर हम बात करें कि AI का यूज बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं और हम इतना
पॉपुलेशन वाला हमारा देश है और हम चाहते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन की भी बात हो रही है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को समराइज किया जा सके कि वो एआई का इस्तेमाल करके और हमारी पुरानी जो पद्धति है या हम इलेक्शन को कराने के हमारा जो उद्देश्य है इस लोकतंत्र के देश का लोकतांत्रिक देश का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करें कि अगर एआई को यूज करते हैं, तो अगर हम कहें कि एआई को पूरा यूज ना करते हुए अगर एआई को एक मददगार के रूप में यूज किया जाए, एआई के ऊपर डिपेंड नहीं होना है हमें। एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका वर्ड ही आर्टिफिशियल, हमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखना होगा। अब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट अगर रखना है तो एआई से हमें सिर्फ मदद लेना है, जैसे कि हम वोटर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें हम एआई की मदद ले सकते हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन जो है हमारा 18 साल का जो बच्चा है जो वोट देने का पावर रखता है, वो इनिशियली रजिस्ट्रेशन जो है वो एआई के माध्यम से हमें पता चल जाए कौन कौन हुआ है 18 साल का। तो जो प्रोसेस अभी एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसका एआई के माध्यम से यूज करके हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं। उस बच्चे का वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है आधार वोटिंग राइट्स के लिए या वोटर कार्ड के लिए, वो हम एआई के माध्यम से कर सकते हैं। इलेक्शन की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है एआई के माध्यम से। हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर हेट स्पीचेस हो रही हैं, कहाँ पर इलेक्शन में इंटरफेरेंस किया जा रहा है, एआई के माध्यम से मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। डाटा एनालिसिस की बात करें कि जैसे कि जहां पर डाटा बहुत कम होता है, इलेक्शन वोटिंग बहुत कम होती है, एआई के माध्यम से एनालिसिस कर करके हम वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। जहां पर हमें पता है कि काफी ज्यादा मात्रा में वोटर्स होते हैं, तो वहां बूथ हमें कैसे मेंटेन करना है, तो एआई हमें बहुत उपयोग कर सकता है इसके लिए। प्रोडक्टिव मॉडलिंग की हम बात करें कि हम ऐसी जगह पर जहां पर सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर भी एआई की मदद करके हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरी डिपेंडेंसी हमें एआई पर ना करते हुए उसकी मदद लें। उसकी एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि हमारा जो डिसेबल्ड वोटर है जो घर से नहीं निकल सकता है, ऐसा जो वोटर्स है जिसके साथ प्रॉब्लम है, ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहां पर वोटिंग कराना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे एरियाज में हम एक्सेसिबिलिटी का यूज करके, एआई का यूज करके वहां पर वोटिंग करा सकते हैं। लेकिन पूरा एआई पे डिपेंड होने में हमें कई नुकसान भी हो सकते हैं, और हम बिल्कुल हो सकते हैं पूरा एआई पे डिपेंड। समय बचाने के लिए हमारा जो इतना ह्यूमन मैनेजमेंट लगता है उससे बचाने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए उतना सिक्योरिटी मेजर्स लाना होंगे, उसके लिए हमें बिल्कुल कानूनन इतना मजबूत होना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति के वोटिंग का जो राइट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिया है, तो उसके राइट का हनन ना हो। इसकी जब प्योर सिक्योरिटी, प्योर मापदंड जो है वो जब इलेक्शन कमीशन उसके लिए रेडी होगा, तो हम पूरा एआई पे भी डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें एआई को मददगार के रूप में, कि एआई हमें जितनी मदद कर सकता है वो चीजें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल कंसर्न जो है इसको लेकर के वो है बायसनेस और फेयरनेस। जैसा कि सभी वक्ताओं ने अपनी बात करी कि एआई का यूज होने पर बायसनेस और फेयरनेस का कहां तक सवाल आ सकता है, तो वो इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा इशू होगा कि उस बायसनेस और फेयरनेस को मेंटेन करें। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन दो चीजें हैं। मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत दिक्कत वाली है और डिसइन्फॉर्मेशन से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो ही जाता है। तो इन दोनों चीजों को, कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई डिसइन्फॉर्मेशन ना हो, इन दोनों चीजों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे कि जो पूरा सिस्टम जो काम कर रहा है उसके अंदर, जैसे कि अभी हम सारे वक्ता बैठे हैं, हम सब लोग एआई का भी यूज कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं शायद किसी को जानता हूँ जो इसमें से 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में जानता हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन हमारे यहाँ सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन उनके मोबाइल फोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं होगा, जबकि ये सर्विस काफी टाइम से मिली हुई है। तो यही सिक्योरिटी कंसर्न हमें वहां पर मेंटेन करना होंगे कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है वोट डालना, और एआई के माध्यम से, एआई के टूल्स के माध्यम से हम वोटिंग करा सकते हैं या हम उसे इलेक्शन में यूज कर सकते हैं, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी। बिल्कुल ठीक है रोहित जी। अनिल जी, मुझे एक बात और समझ में आ रही है इतने सारे व्यूज के बाद में, हमें इसके जिस तरीके से पूजा जी भी कह रही थी, प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ेगी सर। हर व्यक्ति इतनी जल्दी उस टेक्नोलॉजी को गेन कर ले और प्रॉपर तरीके से इलेक्शन आ रहा है तो वो अपना वोट दे दे, ये थोड़ा सा वक्त लगेगा और इस चीज के लिए काम करना पड़ेगा, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि जब कोई इलेक्शन होता है, और इलेक्शन कमीशन तो है ही, लेकिन सुझाव जो राजनीतिक दल होते हैं, यदि वो सकारात्मक रूप से इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उनको पक्ष और विपक्ष सारी बातों को लेकर और फिर उसको इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करके इस चीज को लाना पड़ेगा, ताकि इस पर कोई आने वाले समय में क्वेश्चन मार्क ना लगे। राखी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मेरे पूर्व वक्ता जो हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, मैं उन सबकी बात से सहमत हूं। निश्चित तौर पर सावधानी और जागरूकता दोनों की बहुत आवश्यकता है।
और जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो ही उसकी दिक्कतों को और अधिक पता चलेगा, उनको और अधिक ठीक करने का प्रयास करेंगे। चुनाव आयोग अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेंगी, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं निश्चित तौर पर उनको भी जागरूकता अभियान में सहयोग देना चाहिए, उनको भी सावधानियों के मामले में सहयोग देना चाहिए। अगर उनको भी कहीं पर लगता है कि यहाँ पर इस पॉइंट से ये गड़बड़ हो सकती है, तो उस गड़बड़ को निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को जानकारी में डालना चाहिए, और जानकारी में डालने के बाद में उनको अपने तथ्यों के साथ में बात को पेश करना चाहिए। लेकिन एक बात है जिससे मेरे सभी वक्ता सहमत हैं कि आज के युग में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के युग में नई नई चीजों को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि पहले युद्ध सेनाएं लड़ती थी आमने सामने की सेनाएं, आज युद्ध की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आज अपने देश में से बैठ करके आदमी भी कहीं भी किसी भी देश में टक्कर देता है। तो अगर हम आज के आधुनिक युग के अनुसार अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम मात खा जाएंगे। तो आज का युग जो है, आज का जो समय है, वो आज के समय के अनुसार हमको विकास करना होगा, जागरूकता भी बतानी होगी, लोगों को जानकारी भी देनी होगी और सावधानी भी बरतनी होगी। इसके अंदर कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। लेकिन विपक्षी दल होने के नाते हमें कमी निकालनी है, जनता को गुमराह करना है, तो वो निश्चित तौर पर देश हित में नहीं है। हमको हमारे लिए सबसे सर्वोपरि देश हित होना चाहिए और हम नागरिकों का हित भी होना चाहिए। जो हमारी जनता है उसके हित पर कोई कुठाराघात ना हो, उसके साथ कोई बेईमानी ना हो। उन सब बातों पर ध्यान रखते हुए अगर किसी भी राजनीतिक दल को कहीं कोई दिक्कत है तो वो अपने तथ्यों के साथ चुनाव आयोग में जाए, वहां पर अपनी बात रखे। और मेरा तो ये कहना है कि आज के युग के हिसाब से उनको आगे चलना चाहिए, सबको जागरूक करते हुए, सब सावधानी बरतते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है, इस कदम का हमें समर्थन करना चाहिए। एच.एन. उपाध्याय जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, हमारे आप लोगों ने भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को जागरूकता लानी चाहिए और विपक्षी दल तो जागरूक है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने एकाएक घोषणा कर दिया कि बिहार में लगभग 60 से 70% लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और ये कितना कठिन काम था, 2-3 महीने चुनाव के रह गए हैं, ये संभव नहीं है और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं विरोध कर पाई, यह हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। या भारतीय जनता पार्टी सोचती है आंख मूंद कर कि जो चुनाव आयोग करेगा वो हमारे फायदे के लिए ही करेगा। अरे भाई, इसमें आप उनके भी वोटर थे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, जो अपने प्रमाण नहीं दे सकते हैं किसी स्थिति में जन्म का, तो उनको चुनाव आयोग ने तुरंत बदला। हालांकि वो रोके हैं, आगे कर सकते हैं। विरोध के बाद उनको जागरूकता का एक मैंने आपको उदाहरण दिया। देखिए, सभी वक्ताओं ने कहा कि तकनीकी का उपयोग होना चाहिए, तकनीक के तो हम समर्थक रहे हैं राखी जी। हमने दूरदर्शन से लेके कंप्यूटर क्रांति, आधार कार्ड का जो है प्रारंभ, डिजिटल मेकिंग कहिए, चाहे जो भी, तो हमने शुरुआत किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के शीर्ष प्रणेता माने जाते हैं और उन्होंने इसका उपयोग किया, तो हम तो तकनीक के साथ हमेशा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, पहले कभी नहीं होता था। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता था या कुछ होता था तो कानून सम्मत उस पर कार्रवाई होती थी। और आज तो विपक्षी पार्टी अगर है, उससे समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, तो तुरंत एफआईआर हो जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो कोर्ट का इंतजार होता है, कोर्ट आदेश देगा तभी एफआईआर होगा। वो भी कभी कमजोर एफआईआर अपने मनमाफिक करवाते हैं। तो ये सब मैंने आपको उदाहरण बताया, थोड़ा हट के जो उन्होंने कहा था अनिल गोयल जी ने। बाकी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, चलिए पुराना छोड़िए, आप तो यही मानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, देश की जनता जानती है। अभी बताइए, 2014 से पहले हमने 26-27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया और इनके समय में उतने लोग और अंदर हो गए। बेरोजगारी की स्थिति देख लीजिए, रोजगार कितना पैदा कर रहे हैं वो, महंगाई देख लीजिए, सब कुछ तो देख लीजिए। इनके समय में काला धन आया, इस देश में 3 गुना काला धन बढ़ गया है।
विषय ठीक से है, हटके वो जो गरीबी पे आपका जवाब दे रहे थे सर, डाटा वो नहीं, गरीबी का जो आपने देखो, सवाल लिया आपने- उन्होंने उसका जवाब आप दिया। सवाल नहीं कर रहे हो। नहीं आप देखिए, या तो अब उसका आपको जवाब दे जवाब दो, आपकी बात का जवाब दे आपने रहे हैं, झूठ बात बोलने मिर्ची की लग बात रही है की रंजीत थी। जी। आप गरीबी आपने हटाओ कहा नारा हम झूठ कांग्रेस कब बोलते से लेके आ हैं। रही है? क्या उसके नहीं, तो शासन गरीबी काल में हटाए गरीबी हमने। हटी? चलिए, गरीबी आप ये हटाने सब के लिए अभी हमने अभी बोला, एआई पर गरीबी आते हैं, हटी। ठीक है, आपका सवाल था, उन्होंने जवाब दे दिया, उस चीज को खत्म कर दीजिए यहीं पर। पूजा जी अपनी बात रखिएगा, ठीक है। अनिल जी, आप चुप रहिए। अनिल जी उपाध्याय जी प्लीज। सूद दर का 3 गुना दर बढ़ गया है, आप किसका मुद्दे दर से बढ़ क्या रहा बात है? कर रहे हो? झूठ तो आप बोलते आप हैं, मुद्दे से आप झूठ बोलते मुद्दे हैं, से झूठे चलते हो। बोलते हैं। आप ठीक मुझे है बताओ, उपाध्याय जी कांग्रेस और अनिल गोयल जी प्लीज 1 मिनट समय, गरीबी देखिए हटी, सर समय गरीबी ऐसे हटी। खराब मत करिए, अच्छा नहीं लगता, प्लीज बाकी मेहमानों को बोलने जब दीजिए। हमारी पार्टी को झूठे कहें, उसका जब विषय से हटके बात कर रहे हो यार, उसका जवाब ही नहीं दे रहे। आपने पहले जवाब पूजा जी दिया अपनी कि बात रखिएगा गरीबी मैम, हटाओ प्लीज का जल्दी नारा से थोड़ा। कांग्रेस कब से दे दिया अनिल है? जी ठीक है अभी सर, तो रुकिए गरीबी क्यों प्लीज। नहीं हट रही है? राखी जी मैंने जितने लोगों को भी सुना सब कह रहे हैं कि एआई की तरफ मूव करना चाहिए, पर मूव करना चाहिए किन शर्तों पर मूव करना चाहिए? जैसे कह रहे हैं डाटा फिल्ट्रेशन हो जाए, हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। आपको पता है कि एआई का इस्तेमाल करके डाटा कलेक्शन जो है होने लगा, वेरिफिकेशन भी एआई के थ्रू ही हो रहा है ना। केवाईसी आप कैसे करते हो, कैसे जो है आपका पैन कार्ड से लेकर के पैन कार्ड आधार कार्ड से कैसे लिंक हुआ है, केवाई जो है एआई के थ्रू ही तो हो पाया है ना, अदरवाइज ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं? तो मुझे तो लगता था कि सबने जो है डबल जो होता नहीं वेरिफिकेशन वाला कोड है वो सबने कर रखा होगा। मुझे अभी पता चला, साइबर जो एक्सपर्ट कह रहे थे कि शायद किसी को पता ही नहीं है, तो मुझे और कंसर्निंग है। मुझे तो लगा था ये सबको पता है, और ये जो लोग भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उन्होंने कर रखा होगा, और अगर नहीं कर रखा है जो है डबल सिक्योरिटी, तो फिर मुझे लगता है कि और कंसर्निंग है। हमें चुनाव के समय में अगर कोई विकलांग ही क्यों ना हो, उसके पास अब जाकर के डिजिटल वोटिंग कराने चले कि क्या गारंटी है कि उस समय वो हैक नहीं रहेगा, या जो उनको पकड़ाया जा रहा है वो हैक नहीं रहेगा? जिस तरीके से हैकिंग चल रहा है, जितना एआई एडवांस हो रहा है, उसी के पैरेलल में हैकिंग भी तो एडवांस होती चली जा रही है। कि जो हैकर्स हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इनका? वो तो हमसे कुछ जो कॉमन पीपल है उनसे कहीं गुना तरीके से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे और एक्सपर्ट लोग रहते हैं। तो उस पे जो है देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी एआई को कॉमन पीपल के पास में नहीं ले जाना चाहिए। अभी जो जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, पारदर्शी तरीके से उनको एंश्योर किया जाना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से होगी वोटिंग, और उस पे आगे कार्य करना चाहिए। एआई का जो इस्तेमाल जो आप करते चले हैं टेक्नोलॉजी, उसको उनसे ताल्लुकात भी नहीं होना चाहिए, उनको पता भी नहीं होना चाहिए भाई अब हम जो है एआई का इस्तेमाल करें। वो पता होना चाहिए कि हाँ नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, नई टेक्नोलॉजी के तहत में डाटा कलेक्शन किया जा रहा है, डाटा को वेरीफाई किया जा रहा है। पर ये नहीं होना चाहिए कि अब एआई नई कोई चीज आ गई जिससे आप वोट करेंगे, वो उनके अंदर थ्रेट आ जाएगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन सी नई तकनीकी आ गई है। जब ईवीएम आया था तो आपको पता होगा ना कि बटन मैंने डलवाया ना, जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो इतने कंफ्यूज रहती थी। जब मैंने फर्स्ट वोटिंग की 2014 में, तो जितनी बुजुर्ग महिलाएं थी वो बोलती थी ये इसका बटन कहाँ पे है, उनको उसमें परेशानी होती थी। आप कल्पना करिए, आप एक और इतनी खतरनाक चीज लेकर के आ रहे हैं जिसको आप बताए भी नहीं है। अभी तो आपने एआई मॉड्यूल खरीदा है, उत्तर प्रदेश में वो होता नहीं, स्कूल बंद करके जितने स्कूलों को बंद कर रहे हैं उसमें जितने पैसे खर्च होने थे, पैसे बचा रहे हैं, उसका डबल खर्चे करके कह रहे हैं कि हम एआई मॉड्यूल खरीदेंगे। अभी तो आप एआई मॉड्यूल खरीदना ही चालू किए और आप उसको जो है इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कहाँ पे? जहां पे वोटिंग जो सबसे संवेदनशील है और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है जो डेमोक्रेसी के लिए और लोगों के राइट के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी जितना इस्तेमाल हो रहा है होता रहे, पर उसके अलावा जो आप नया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उससे पहले उसके लिए रेगुलेशन ठीक है पूजा जी, मैं रोकूंगी, चलिए समय बहुत ज्यादा हो गया। मैं चाहती हूँ छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया। अरविंद कोकर जी, इसका एक सुझाव बताइए सर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट भी कराना है, लोगों को जागरूकता भी देनी है, तो सब एक साथ कैसे होगा? और यदि सब कुछ एक साथ करना है तो वक्त चाहिए, तो वक्त कहाँ है? बिहार में तो ये शुरू हो गया धूम धड़ाके के साथ। देखिए यही एक जो तेजी दिखा रहा है चुनाव आयोग, इससे विपक्ष जो है शंकित है, और उसकी जो शंका है वो आशंका में बदलते देर नहीं लगेगी। कहीं हल्की सी भी कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, भले ही मानवीय भूल हो तकनीकी को इस्तेमाल करते वक्त, तो चुनाव आयोग को निश्चित तौर पे चाहिए कि इसको योजना को लागू करने से पहले इसके तमाम जो प्रोज और कौन से पब्लिक के सामने रखे, अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए, इसकी यूट्यूब वीडियोज बनवाए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें ताकि किसी तरह की शंका ना हो। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करने का मकसद इसकी जो पारदर्शिता को बढ़ाना है, ना कि इसमें संदेह के बादल खड़े कर देना। जी ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी। बिल्कुल राखी, देखिए अभी तक जिस तरह साइबर एक्सपर्ट ने बताया भी कि एआई का इस्तेमाल उन सारी चीज़ों के लिए करना चाहिए जो सपोर्टिंग है, बिल्कुल सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं, चाहे वो चुनाव आयोग
वोटर का वेरिफिकेशन हो या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के कर सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से इसका इस्तेमाल दूसरे ढंग से हो रहा है, हमें लगता है कि कोई भी दल, चाहे जो भी राजनीतिक दल हैं राखी, वो पूरा प्रयास करेंगे। अगर एक दल कोई एक कदम आगे बढ़ा तो दूसरा जरूर उसका दुरुपयोग करेगा। तो इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा सक्षम होना पड़ेगा और चुनाव आयोग को बारीक नज़र रखना पड़ेगा। चाहे बिहार का आने वाला बिहार का चुनाव हो, जैसे कह रहे हैं कि खोखर जी की शंकाएँ होती हैं, तो उन शंकाओं को दूर करने का काम भी है चुनाव आयोग का और सरकार का भी है, कि ताकि इस तरह की आशंका कुशंका न हो और उनको दूर किया जाना चाहिए। तो हमें लगता है कि एआई, जिस तरह एआई का विरोध नहीं होना चाहिए। एआई एक टेक्नोलॉजी, एक टूल है जिसके माध्यम से देश का विकास तेज़ी से हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका दुरुपयोग किस लेवल पर होगा ये देखने वाला होगा। बिल्कुल, चलिए समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एआई तकनीक चुनावों को कितना प्रभावित करेगी ये आने वाला वक्त दिखाएगा, लेकिन एक बात हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। जो एक छोटा सा कंक्लूजन निकला वो ये था कि आखिरकार हमें बहुत सारे प्रोसीजर इसके पीछे करने होंगे। इलेक्शन कमीशन को इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से देखना पड़ेगा, ताकि विपक्ष जो सवाल उठाता है या उनको जहां आपत्ति आती है, आप सबसे पहले उनकी शंकाओं को दूर करिए। क्योंकि एआई की प्रगति ने जनता और नीति निर्माताओं के बीच जो चिंता की एक बहस शुरू कर दी है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी क्लियरिटी नहीं मिलेगी। और बिहार इलेक्शन में जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल इसको एक्सेप्ट करके बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं, तो जब रिजल्ट आएंगे तब देखिए इस पर एआई का फॉर्मेट कितना काम किया है, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, तब ये और इसके बाद समझ में आएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।